तो देखिए, जब तक आपका एग्ज़ाम शुरू नहीं होता, तब तक हम डेली रिवीज़न करेंगे, हर रोज़ रिवीज़न करेंगे ताकि आप सबकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो इस वीडियो में टोटल 35 क्वेश्चन है, सभी यूनिट से 5 यूनिट से और प्लस जीके 15 क्वेश्चन जीके के हैं ताकि आप सबकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन जब हम स्वयं की बात करते हैं ना, तो एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आए किसी को नहीं पता, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप सबको नहीं पता। हम सब क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतना एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। तो यहाँ पर स्वयं की बात की गई है, तो देखिए आंसर क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके साथ-साथ आपको ये भी पता होना चाहिए स्वयं क्या है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम रेलवे स्टेशन को लेते हैं, ठीक है? रेलवे स्टेशन पर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, ट्रेन आती हैं, एक जगह से आती हैं, अलग-अलग जगह चली जाती हैं। उसी तरह से अगर हम स्वयं की बात करें तो स्वयं भी क्या है, जैसे रेलवे स्टेशन है, इस तरह से एक ऑनलाइन आप कह सकते हो कि एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक स्टेशन है, जहाँ पर अगर आपको कोई ऑनलाइन कोर्स करना है, ठीक है? घर बैठे-बैठे आप कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, तो स्वयं पे आप जाएँगे और यहाँ पर आपको दुनिया भर के आपको काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्स मिल जाएँगे, आपकी जो फ़ील्ड है, ठीक है? आप उस फ़ील्ड से रिलेटेड यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब पूछा गया है कि स्वयं जो है इसका पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका पूरा नाम क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या पूछा है कि यह शिक्षण का सबसे बुनियादी और निम्नतम स्तर माना जाता है। तो देखिए, जब हम शिक्षण की सबसे लोवेस्ट लेवल की बात करते हैं ना, निम्नतम स्तर की बात करते हैं, तो सबसे निम्नतम स्तर क्या होता है? रट्टा मारना, ठीक है? याद करना। तो यहाँ पर निम्नतम स्तर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? मेमोरी लेवल टीचिंग, मतलब टीचिंग जिसमें बच्चों को याद करवाया जाता है, चीज़ों को रटाया जाता है। जैसे छोटी क्लासेस में बच्चों को हम कहते हैं ना कि टीचर शब्दों को बोलता है, ठीक है? जो गिनती होती हैं काउंटिंग है, टेबल्स हैं, ये सब बच्चों को बोलते हैं और बच्चे उसको बार-बार रिपीट करते हैं, ठीक है? तो मेमोरी लेवल जो टीचिंग है, छोटे स्तर से शुरू होती है और इसको सबसे निम्नतम स्तर माना जाता है। सबसे पहले मेमोरी लेवल होता है, रट्टा मार के सीखते हैं, फिर धीरे-धीरे समझने लगते हैं, फिर रिफ्लेक्टिव कि आपने जो समझा उसको आप रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है? हाईएस्ट लेवल रिफ्लेक्टिव और लोएस्ट लेवल क्या है? मेमोरी, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या पूछा है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन-सा जो टीचिंग आप मेथड कह सकते हो, पढ़ाने का तरीका कह सकते हो कि जो ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों का ही एक तरह से मिक्सचर है, ठीक है? यह शिक्षण पद्धति पारंपरिक आमने-सामने मतलब जिसको ऑफलाइन हम कहते हैं और ई-लर्निंग के सर्वोत्तम पहलुओं को जोड़ता है तथा आधुनिक शिक्षार्थियों को उभरती जो आवश्यकता है 21st सेंचुरी की जो आवश्यकता है आज के टाइम की, तो इसके थ्रू उसको पूरा किया जा सकता है। तो इस तरह की टीचिंग को हम क्या कहते हैं? ठीक है, जो ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों का ही मिक्सचर हो, मिश्रण हो, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? ब्लेंडेड, ठीक है, लर्निंग, मिश्रित लर्निंग, ठीक है? यहाँ पे ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों का ही मिश्रित रूप देखने को मिलता है। बच्चे ऑफलाइन भी सीखते हैं, ऑनलाइन भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अवांछित वाणिज्यिक ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? देखिए आपको अगर आपके पास मेल आईडी है, ईमेल आईडी है तो आप सबको पता है कि बहुत सारी दिन में अगर 10 मेल आएँगी तो 1 काम की होगी, 9 जो होंगी सारे प्रमोशनल होती हैं। तो इस तरह की जो मेल है किधर चली जाती है, कहाँ जाती है? वो जाती है स्पैम में जाती है, ठीक है? तो राइट आंसर क्या है? स्पैम। व्हिच टर्म इज़ यूज्ड फॉर अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल्स कि अवांछित वाणिज्यिक ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 अब यहाँ पर क्या पूछा है कि ईमेल वाज फर्स्ट एक्सचेंज ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस नेटवर्क पर ईमेल का आदान-प्रदान किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या होगा? अर्पानेट, ठीक है? तो देखिए जब हम अर्पानेट की बात करें ना और इंटरनेट की बात करें, दोनों में क्या फ़र्क है? तो आप कह सकते हो कि जो अर्पानेट है ना वो इंटरनेट का पूर्वज है, ठीक है? मतलब इंटरनेट के आने से पहले क्या चलता था? अर्पानेट चलता था और फिर जो इंटरनेट है 1980s के बाद इंटरनेट आया। तो उससे पहले क्या था? अर्पानेट था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अब यहाँ पे क्या पूछा है द टर्म वेब 2.0 इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर कि जो वेब 2.0 है, इस शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए राइट आंसर क्या है? ए राइट आंसर है, बी भी राइट आंसर है, सी भी राइट आंसर है, तो क्या हुआ डी, ठीक है? इसका यूज़ जो किया जाता है वेब 2.0 शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, डिज़ाइनिंग और उसके अलावा सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि
एफएम रेडियो चैनलों का समूह जो कि मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसको इग्नू कहते हैं और आईआईटी द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। तो यहाँ पर जब हम एफएम की बात करते हैं ना, तो एफएम का मतलब क्या है? आपको दिखाई नहीं देता, आपको सिर्फ आवाज आती है। आवाज मतलब वॉइस मतलब वाणी, ठीक है। तो इसका सीधा सा संबंध है क्या है? ज्ञान वाणी। दर्शन इसलिए नहीं कहेंगे, दर्शन मतलब दिखाई देना, लेकिन एफएम की बात की जाती है तो एफएम का मतलब है सुनाई देना, तो मतलब ज्ञान वाणी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि यह व्यवहार अध्ययन की वो विधि है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का समग्र रूप से उसी के परिवेश में, मतलब एक बच्चा है तो स्कूल के परिवेश में उसका अध्ययन किया जाएगा कि बाकी बच्चों के साथ कैसा है उसका, अगर ये बिहेवियर है तो क्यों है, घर में किस तरह का बच्चे का बिहेवियर है। तो जब हम इस अध्ययन विधि की बात करते हैं, इसमें व्यक्ति के विषय, व्यक्ति का जो व्यवहार है, ठीक है, तो समग्र रूप से उसी के परिवेश में अध्ययन किया जाता है जहां पर बच्चा रहता है, चाहे स्कूल की बात करें चाहे घर की बात करें, ताकि उसके व्यवहार और व्यक्तित्व के सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त की जा सके। तो इस तरह की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन, जिसमें किसी एक व्यक्ति की बिल्कुल डीप डिटेल स्टडी की जाती है, गहन अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर क्या पूछा है? आईक्यू, ठीक है, बुद्धि लब्धि है, उसका फॉर्मूला क्या है? किसी की अगर आपको आईक्यू पता करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? बी, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। बी मतलब एमए, एमए मतलब मेंटल एज, आप दिमाग से कितने साल के हैं। सी ए क्रोनोलॉजिकल एज मतलब शारीरिक रूप से कितने साल के हैं, और इंटू 100। तो देखिए मेंटल एज मान लो आप 20 साल के हो, ठीक है, कोई लड़का 20 साल का है, ठीक है, लेकिन मेंटल एज दिमाग से क्या है, वो सिर्फ अभी 10 साल का बच्चा ही है। और 20 साल मतलब उसकी क्रोनोलॉजिकल एज, जो एक्चुअल एज है उसकी, जो फिजिकल एज है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजिकल एज, वर्तमान उसकी आयु। लेकिन दिमाग से क्या है? दिमाग से बच्चा है और या बहुत ज्यादा मेच्योर है, ठीक है। तो मेंटल एज प्लस क्रोनोलॉजिकल एज और उसको 100 से हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आईक्यू आ जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्या पूछा है कि भावनात्मक बुद्धि शब्द को 1995 में किसने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस से लोकप्रिय बनाया? किसने बनाया? राइट आंसर क्या है? गोलेमैन ने। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्या पूछा है कि अल्पोर्ट के अनुसार यह शीलगुण व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। तो कौन से शीलगुण, कौन से ट्रेट हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? सेंट्रल ट्रेट्स, केंद्रीय शीलगुण। क्वेश्चन नंबर 12। जब अभिप्रेरणा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? मान लो आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त जब आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम करो यार, तुम कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरह की जो अभिप्रेरणा है जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बाह्य प्रेरणा, अभिप्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो किसी दूसरे के द्वारा दी जाती है। और जब आपके मन में खुद से आती है ना कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, जब आपके मन में खुद से आती है, अंदर से आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि अब्राहम मैस्लो ने किस वर्ष अपने शोध पत्र मानव प्रेरणा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में आवश्यकताओं का पदानुक्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? तो किस वर्ष किया था? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 1943, जिसमें उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड बताया, ठीक है, सेफ्टी नीड बताए, उसके बाद सोशल नीड बताए, फिर स्टीम नीड्स बताए, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो 5 भागों में उन्होंने वर्णन किया था। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्या पूछा है कि ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति प्राय कलाकार, चिंतक, वैज्ञानिक होते हैं। किस तरह की बुद्धि वाले? ठीक है, अलग अलग तरह की बुद्धि होती है, तो किस तरह की बुद्धि वाले लोग कलाकार होते हैं, चिंतक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया। फिर जिनका कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, वो क्या होते हैं? वो एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। फिर जो इनका सोशल इंटेलिजेंस है, वो क्या होते हैं? वो एक अच्छे लीडर होते हैं, एक अच्छे नेता होते हैं। फिर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब जो अध्यात्म से जुड़े लोग होते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हु आर द फर्स्ट जनरेशन लर्नर? तो देखिए जैसे ही आए फर्स्ट जनरेशन लर्नर कौन होते हैं, प्रथम पीढ़ी के अधिगम करता कौन होते हैं? तो वे बच्चे जो अपने पूरे खानदान में
पहली बार उन्होंने स्कूल का मुंह देखा हो, उनका स्कूल में एडमिशन हुआ हो, अपनी पीढ़ी में, पूरी खानदान में, पूरी पीढ़ी में, जनरेशन में पहले बच्चे जो स्कूल जा रहे हो, तो उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? डी। ओके, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 में क्या पूछा है? CWSN, इसका पूरा नाम क्या है? तो देखिए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, इसको हम क्या कहते हैं? CWSN। तो राइट आंसर क्या होगा? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे क्या पूछा है कि पीपल सफरिंग फ्रॉम डैश हैव ट्रबल राइटिंग विद देयर हैंड्स, की डैश से पीड़ित लोगों को हाथ से लिखने में परेशानी होती है। तो किससे पीड़ित लोगों को हाथ से लिखने में परेशानी होती है? तो राइट आंसर क्या हो गया? डिस्ग्राफिया। ठीक है, जो इससे पीड़ित होता है उनको हाथ से लिखने में परेशानी होती है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे क्या पूछा है कि उत्तराखंड में 11 से 18 साल की लड़कियों को, बालिकाओं को शारीरिक तथा मानसिक रूप से सबल बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए मोनाल योजना या किशोरी शक्ति योजना कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई? राइट आंसर क्या है? अप्रैल 2011। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे क्या पूछा है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, की आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, जो एक सबके सोचने का एक जो बॉक्स होता है ना, उससे भी अलग हट के सोचना, तो क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब सारे सोच मतलब क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक विकलांगता का उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? तो देखिए जब बौद्धिक विकलांगता की बात करते हैं ना, बौद्धिक, तो बौद्धिक शब्द किससे जुड़ा हुआ है? मेंटल। ठीक है, तो मेंटल रिटार्डनेस, मानसिक मंदता। राइट आंसर क्या होगा? सी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या पूछा है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत कुल कितने प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई? तो बताइए कितने प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 18 होगा, 21, 22 या 25? तो राइट आंसर क्या होगा? 21। इससे पहले जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में आया था ना, तो उसमें 7 प्रकार के जो मतलब डिसेबिलिटी है उसको मान्यता दी गई थी, और 2016 में इसको बढ़ाकर 21 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या पूछा है कि एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? तो राइट आंसर क्या होगा? एजुकेटम। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया? तो जब प्रकृति की बात आ जाती है, प्रकृति को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो सीधी सी बात आ जाती है नेचुरलिज्म। और इससे रिलेटेड कौन से थिंकर हैं, कौन से दार्शनिक हैं? रूसो। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अकल्चराइजेशन मीन्स पर संस्कृतिकरण। पर संस्कृतिकरण मतलब जैसे हम कहते हैं ना परदेसी, मतलब दूसरे देश का, तो पर संस्कृतिकरण मतलब दूसरी संस्कृति में ढल जाना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि पर संस्कृतिकरण का अर्थ है किसी दूसरी के संस्कृति को सीखना। ठीक है, आप मान लो आप उत्तराखंड से हैं, लेकिन आप गुजरात चले गए, तो आप वहाँ की संस्कृति को सीखने लगे, आप उसकी संस्कृति से काफी ज्यादा प्रभावित हुए, तो उसे हम क्या कहेंगे? पर संस्कृतिकरण या अकल्चराइजेशन हम इसको कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। 1848 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय किसने शुरू किया? तो राइट आंसर क्या है? सावित्रीबाई फुले ने किया। क्वेश्चन नंबर 26, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्न में से किस दार्शनिक ने शिक्षा में योग को महत्वपूर्ण स्थान दिया? तो देखिए जब शिक्षा में योग की बात आती है ना, तो यहाँ पे क्या आंसर आता है? श्री अरविंदो जी ने। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किसने स्वीकार किया कि शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है? तो जब शिक्षा को समाज से जोड़ा जाए ना, तो वहां पर हम किसकी बात करेंगे? हम प्रेगमेटिज्म की बात करेंगे, हम जॉन डेवी की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, दिस इज नॉट अ साइन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो देखिए निजीकरण की बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, जहां पर मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, जिसमें संपत्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है। तो इनमें से क्या निजीकरण का लक्षण नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, निजीकरण का लक्षण नहीं है। निजीकरण का लक्षण है व्यक्तिगत कल्याण, अपना भलाई करना। ठीक है, अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनवीएस? एनवीएस की फुल फॉर्म क्या है? नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं नवोदय विद्यालय संगठन है, तो देखिए केवीएस का है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, और अगर एनवीएस की बात करें तो नवोदय विद्यालय संगठन नहीं है, नवोदय विद्यालय समिति है।
ठीक है। आप नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे जाइए, इसको हम कहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय की साइट पे जाइए और यहाँ पे आप देखिए तो नवोदय विद्यालय समिति है, संगठन नहीं है। संगठन क्या है? संगठन है केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब फिर ये क्वेश्चन आएगा कि नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय है तो नवोदय विद्यालय समिति क्या है? तो देखिए, नवोदय विद्यालय समिति संस्थान है जो जवाहर नवोदय विद्यालय को रन करती है। इसी तरह से केंद्रीय विद्यालय संगठन एक संस्था है जिसके अंतर्गत सारे केंद्रीय विद्यालय आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निष्ठा? निष्ठा का पूरा नाम क्या है? क्या है निष्ठा का पूरा नाम? तो इसका पूरा नाम क्या है? एक तरह से टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज है, ठीक है। जिसमें जो स्कूल्स के जो टीचर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उनकी जो आप कह सकते हो कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से किसने मल्टीपर्पज स्कूल का सुझाव दिया? मतलब बहुउद्देशीय विद्यालय, एक विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो मुदालियर कमीशन, जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहते हैं, जो 1952 में आया, 53 में अपनी सिफारिश दी, तो इसने मल्टीपर्पज स्कूल की बात कही। क्वेश्चन नंबर 32। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज स्टेबलाइजिंग, कि भारत में पहला मुक्त विद्यालय कब स्थापित किया गया? तो 1982 में हैदराबाद में, कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे क्या पूछा है कि किसकी सिफारिश के आधार पर वर्ष 2015-16 से जो बीएड कार्यक्रम है, एमएड कार्यक्रम है, ठीक है, ये 2 साल का हो गया, उससे पहले 1 साल का होता था। तो राइट आंसर क्या होगा? जस्टिस वर्मा कमेटी, जो 2011 में आई और 2012 में इसने अपनी सिफारिश सिफारिश दी। क्वेश्चन नंबर 34। एनईपी 2020 के अनुसार किस चरण में एक बहुविषयक अध्ययन शामिल है? मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी जो शामिल है, किस चरण में? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर है सेकेंडरी स्टेज, मतलब क्लास 9 से लेकर 12। जब बच्चा सेकेंडरी स्टेज में जाएगा तो अपने हिसाब से अलग अलग जो कोर्स है, अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो चूज कर सकता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी। क्वेश्चन नंबर 35। फॉर व्हाट पर्पस केंद्रीय विद्यालय स्टेबलाइज? तो देखिए, एक और नवोदय विद्यालय गांव का जो टैलेंट है, जो गांव के जो गरीब बच्चे हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए बना था। तो जब केंद्रीय विद्यालय की बात करते हैं ना, तो केंद्रीय विद्यालय क्यों बना? कि जो केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं, स्पेशली जो फौज में है, आर्मी में है, उनके बच्चों का एक जगह से दूसरी, मतलब उनका जो ये केंद्रीय विद्यालय के कर्म सॉरी जो केंद्र सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जो कर्मचारी हैं, समय समय पे इनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता था। तो ट्रांसफर हो जाता था तो इनके लिए दिक्कत होती थी। इनके बच्चे हैं, इस स्कूल से एडमिशन नाम कटवाओ, दूसरे स्कूल में डालो। एक राज्य में अलग पढ़ाई हो रही है, दूसरे राज्य में अलग पढ़ाई हो रही है। तो इसी समस्या से निपटने के लिए 1963 में केंद्रीय विद्यालय बनाए गए। और केंद्रीय विद्यालय की खासियत क्या है? एक केंद्रीय विद्यालय में मान लो अगर 6th क्लास में, ठीक है, उत्तराखंड में केंद्रीय विद्यालय है, वहां पर आज की डेट में 6th क्लास में अगर कोई टॉपिक चल रहा है ना, कोई मान लो हिंदी में, साइंस में कोई चैप्टर चल रहा है, तो सेम उसी डेट को चैप्टर गुजरात का अगर कोई केंद्रीय विद्यालय होगा ना, वहां पर भी सेम चलेगा, ठीक है। तो इसलिए बनाए गए ताकि केंद्रीय कर्मचारी जो है, अगर उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो तो उनके बच्चों को शिक्षा में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और ज्यादातर दिक्कत होती है जो आर्मी में होते हैं, उनके साथ होती है, ट्रांसफर उनके काफी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए केंद्रीय विद्यालय जो बनाए गए, इसका उद्देश्य क्या था? केंद्र सरकार के स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें? अभी रिसेंटली लोकसभा के रिजल्ट आए थे ना, तो बताइए उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 5 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है। ये तो पता चल गया। अब विधानसभा की कितनी सीटें हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री बनते हैं, एमएलए, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा 70। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। उत्तराखंड में पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? आप सबको पता ही होगा किसे कहा जाता है। राइट आंसर क्या है? मसूरी को। क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे क्या पूछा है कि उत्तराखंड राज्य के विश्वविख्यात नेता सुंदर लाल बहुगुणा, जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, ठीक है, तो इनका कार्य क्षेत्र क्या था? क्या था इनका कार्य क्षेत्र?
सोशल रिफॉर्म था, पॉलिटिक्स था, एनवायरनमेंट था, लिटरेचर था, क्या था? एनवायरनमेंट। ठीक है, चलो एनवायरनमेंट था, पता चल गया। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि जब सुंदरलाल बहुगुणा की बात करते हैं ना, तो उत्तराखंड की बात करें, उस टाइम तो उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, तो कौन सा फेमस जो आंदोलन था जो इनके नेतृत्व में चला? ठीक है, और जिनकी वजह से इनको मतलब पूरा विश्वविख्यात ये हुए, तो ये इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे क्या पूछा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कौन सा बांध है बताइए? टेहरी है, किसाऊ है, लखवार है, रामगंगा है, कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? टेहरी डैम जो है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है, जो किस पे है? भागीरथी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तराखंड में किसे कुमाऊं केसरी नाम से भी प्रसिद्ध है, जाना जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? राइट आंसर क्या है? बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है बताइए? एक बहुत फेमस आंदोलन रहा है चिपको आंदोलन। ठीक है, 1973 में स्टार्ट हुआ, 1973 में, जब एक स्पोर्ट्स जो कंपनी है, खेल निर्माता कंपनी है, उसको जंगल एक क्षेत्र का एकाधिकार दे दिया गया। तो वहां के जो लोग थे, निवासी थे, उन्होंने पेड़ों को बचाने का एक नया तरीका अपनाया, जो पेड़ से वो लिपट गए। और एक तरह से सही मायने में कहे ना, कि चिपको जो मूवमेंट है एक जन आंदोलन का उदाहरण है, बहुत बड़े व्यापक जन आंदोलन का उदाहरण है। स्टार्टिंग में वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन लड़ा गया, बाद में बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो गई, स्थानीय मुद्दे शामिल हो गए, और एक बहुत व्यापक आंदोलन बना। लेकिन खासियत क्या थी कि एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था, आम आदमियों द्वारा यह आंदोलन किया गया। ठीक है, तो अपने आप में एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जब हम चिपको मूवमेंट की बात करते हैं। तो चिपको मूवमेंट जो है किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अब 43 में क्या पूछा है कि 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात क्या है? ठीक है, राइट आंसर क्या है? 1963। क्वेश्चन नंबर 44, गढ़वाल का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब हम गढ़वाल की बात करते हैं तो इसका प्राचीन नाम क्या है? पिथौरागढ़ है, खानदेश है, लखनकोट है, या केदारखंड है? क्या है इसका प्राचीन नाम? तो यहाँ पर देखिए, जब हम स्कंद पुराण की बात करते हैं ना, ठीक है, जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, वेद पुराण उपन्यास की बात करते हैं, तो स्कंद पुराण की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो गढ़वाल है, इसका उल्लेख किस नाम से किया गया? केदारखंड के नाम से किया गया। ठीक है, केदारखंड मतलब आप कह सकते हो कि ईश्वर का घर। ठीक है, तो उस नाम से, और आज भी तो हम देखिए, जब टोटल हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? देवभूमि कहते हैं ना। तो यहाँ पर जो गढ़वाल के प्राचीन नाम की बात करते हैं, तो जो पुराण है, स्कंद पुराण है, वहां पर इसका जिक्र किया गया है, किस नाम से? केदारखंड के नाम से इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द फेमस बुक आनंद मठ, ठीक है, ये किसने लिखी? किसने लिखी? राइट आंसर क्या होगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में इस बुक को लिखी। और देखिए, एक किताब जो है एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, हमारा जो राष्ट्रगीत है, ठीक है, वंदे मातरम की जब हम बात करते हैं तो वो भी इसी में लिखा गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अरविंदो जो है, ठीक है, श्री अरविंदो हम कहते हैं, मतलब ये लेखक किस जो पुस्तक है, किताब है, उस किसके लेखक है? तो राइट आंसर क्या है? सावित्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस ग्रामर बुक महाभाष्य? महाभाष्य के लेखक कौन है? क्या है राइट आंसर? ABCD, राइट आंसर क्या है? पतंजलि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे क्या पूछा गया है? व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च टू चेक द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? कि भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया बताइए? 1973 में। ठीक है, तो दो चीजें हुई 1973 में, एक तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, और दूसरा क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, ये भी आप लिखकर बताइए। ठीक है, 49, यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जो हमारे आर्मी जो मैन है उनको दिया जाता है। तो वीरता के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? क्या हम कहते हैं? परमवीर चक्र, महावीर, वीर, या अशोक चक्र? क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है परमवीर चक्र।
और क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर क्या पूछा है, सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार जिसको हम भारत रत्न के नाम से भी जानते हैं ना, ठीक है, तो ये किस वर्ष स्थापित किया गया था, किस वर्ष स्थापित किया गया था? राइट आंसर क्या है, 1954 में। और इस वर्ष जब स्थापित किया गया तो तीन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमारे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और चक्रवर्ती राजगोपालचारी और सर सीवी रमन, तीन लोगों को सबसे पहले भारत रत्न, ये जो पुरस्कार है उसको दिया गया था, उनको दिया गया था, ठीक है। तो सर्वोच्च जो भारतीय पुरस्कार दिए जाने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, भारत रत्न कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे क्या आता है, पद्म भूषण, चौथे नंबर पे क्या आता है, पद्म श्री, ठीक है। तो ये एक क्रम है, और सबसे जो सर्वोच्च है वो क्या है, भारत रत्न है, ठीक है। तो इन चीजों का याद रखिएगा, अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप सबके पास क्या है, तैयारी करना ही है, आप सबके पास मेहनत है, ठीक है। तो अच्छे से कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, और पूरा आखिरी तक, मतलब आखिरी सांस तक अच्छे से मेहनत कीजिए। और उम्मीद करता हूँ सबका एग्जाम काफी अच्छा जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।